नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2019 जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था। उसमें जो ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको बाकी सभी क्लासेस मिल रही हैं जो बाकी अलग सब्जेक्ट की हैं, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सकेगा। तो चलिए फिलहाल आज का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा अर्जन की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है, उसके लिए समय पूछा जा रहा है कि कौन सा समय जो है सबसे उपयुक्त होगा, संवेदनशील होगा। पहला दिया है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बात करें दोस्तों अगर किशोरावस्था में, तो ये भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील नहीं है, ये बहुत ही बाद की अवस्था है। और मध्य बाल्यावस्था की बात करें, तब तक हम बहुत सारी भाषाओं पर विकास अपना जो है कि कर लेते हैं। और बात करें जन्म पूर्व की अवधि, तो जन्म से पहले हम भाषा सीखते ही कहाँ हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि होती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि है। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। बात करें अगर प्रसुप्ति अवस्था, तो ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित की गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई अवस्था है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था की बात करें तो ये भी कोई लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का है, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर आप एक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो ये आप पक्षपात कर रहे हैं, और जेंडर से रिलेटेड है तो आप जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह किसका उदाहरण है, तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जो पद्धति होगी वो होगी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यहाँ पर सबसे जो है प्रभावशाली पद्धति होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासी के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, बात की जा रही है समाज और संस्कृति की, तो किसका नाम आएगा, तो ले वाइगोत्स्की का नाम आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो इसको क्या कहा गया है, तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ यानी कि ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग। क्या होगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि जब भी बच्चों को आवश्यकता पड़े और उस समय आप सहयोग प्रदान करते हैं, तो यह जो है उदाहरण है किसका, यानी पाड़ कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ढांचा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, तो ये होता है आपका किशोरावस्था में, न कि आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण, कक्षा समावेशन, स्थगित, अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व, ये आपका नहीं होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये उससे पहले हो जाता है। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणिता, तो ये भी नहीं होगा। जो आपके मूर्त संक्रियात्मक में अवस्था बच्चे कर सकते हैं वो है संरक्षण और कक्षा समावेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कि करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो जब भी बात आए पियाजे की तो आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं जिनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पियाजे आया तो पियाजे से एक ही चीज़ रिलेटेड है इसमें, और वो है आपका स्कीमा। स्कीमा की बात जब भी की जाए तो जीन पियाजे का नाम आएगा, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना होगा? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होगा? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण तथा या अनुत्तीर्ण अंकित करना? तो देखिए, ना ही उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करने के लिए है, ना ही प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना है, और ना ही उनका श्रेणी जो है निश्चित करना है। जबकि संबंधित अवधारणाओं के बारे में जो बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियाँ हैं उसको समझने के लिए आकलन जो है प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए आकलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का क्या है, समूह है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आए बहुआयामी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हैं आपके बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो यहाँ पर जो है रूही जो है किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक समाधानों के बारे में वह सोच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए? तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ऐसी जगहों पे, ऐसी स्थिति में अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो जैसे कि दिया है हतोत्साहित वर्ड कट गया, कभी कभी तैयार करना चाहिए गलत है, तैयार करना ही नहीं चाहिए तो ये भी गलत है। शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15
पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, पठन वैफल्य। ध्यान दीजिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो पठन वैकल्य की बात करें, पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो इससे रिलेटेड क्या है इसका लक्षण की धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे CDP के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए। बाकी के जो इसके 15 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।